नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुद्दे, हरियाणा की बात द हरियाणा टॉक्स पर हम करते हैं। और आज का बड़ा मुद्दा है जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्या हमारे हरियाणा से संबंध रखने वाले रोहतक जिले के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, बाद में उनको केंद्र में बुला लिया गया और आज केंद्र में वो पावर मिनिस्टर हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या हरियाणा से किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में मुख्य दो ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, क्या हरियाणा राष्ट्रीय पार्टी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष देने वाली है? विस्तृत में चर्चा करने के लिए मेरे साथी ओपी वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ साहब जी सर, कैसे हो? राम राम। और राम राम के साथ ये बताओ कि भाई हरियाणा वाले जो है ना, राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, क्योंकि हुक्का पिए हुए हैं, चाय पिए हुए हैं, राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हमारा कोई मतलब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की लॉटरी लग सकती है? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बीजेपी के? वैसे तो हरियाणा का आदमी जब तक राजनीति की बात नहीं कर लेना कहीं पे पूरे दिन में से उनकी रोटी हजम नहीं होती। पूरे के चल रहा है, के चल रहा है भाई। तो वो कहेंगे भाई, अभी हाल ही में विधानसभा के, इससे पहले लोकसभा के, और अभी रिसेंटली जो है वो नगर निगम के चुनाव हुए हैं। तो लोगों में अब जो राजनीतिक बातें हैं, वो तो चुनाव की जो बातें हैं वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हरियाणा का आदमी हो या चाहे अपने देश का कहीं किसी भी स्टेट का आदमी हो, वो राजनीति की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। तो अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो चर्चाएं हैं, जेपी नड्डा की जगह पे किसी और नए चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जो चर्चाएं चली हुई है, उनमें सबसे मजबूती के साथ जो नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम है। और मनोहर लाल के नाम पे वैसे भी वो संगठन में मजबूत आदमी तो हमेशा ही रहे हैं, संगठन में पदाधिकारी। और उन्होंने चुनाव में, जैसे जो 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो मनोहर लाल को ये पूरे चुनाव के संचालन का जो है जिम्मा मनोहर लाल जी को सौंपा गया था। और इससे पहले वो गुजरात में ये जो मोदी जी है, ये जब मुख्यमंत्री बने, जो विधानसभा का चुनाव जब गुजरात में होता था या लोकसभा का चुनाव होता था, तो मोदी जी के चुनाव की कमान भी संभालते थे 14 से पहले। तो संगठन की बहुत ज़्यादा उनमें गहरी समझ है उनको, और वो संगठन के पक्के आदमी है। आजीवन उन्होंने संघ के लिए ही समर्पित अपने आप को किया हुआ है, और जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है संगठन की तरफ से या पार्टी की, बीजेपी की तरफ से, वो पूरे बखूबी से निभाते हैं। हाँ, जिद्दी भी है। जब अपने काम पे अट जाते हैं तो उसको पूरा करेंगे, चाहे वो कितना भी उसका विरोध हो जाए, कितनी भी उनकी, चाहे पार्टी के लोग भी उसको ये कहे कि जी ये काम करेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा, पार्टी को नुकसान हो जाएगा, उसका हो जाए, लेकिन जिद इतने जिद्दी है क्यों मानते नहीं, डिटरमिन्ड और फोकस्ड हैं। और ओपी जी, इसमें मैं भी जोड़ना चाहूँगा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी की आप जर्नी देखिए। 1977 में वो आरएसएस से जुड़े, और 1977 से जुड़ने के बाद फिर वो बीजेपी में 1994 में वो ज्वाइन करते हैं। और उस समय मोदी साहब, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उस समय हरियाणा के प्रभारी होते थे स्टेट के, और दोनों ने साथ काम किया है। और 94 में मनोहर लाल जी ने बीजेपी को संभाला। उस दौरान बीजेपी छोटी पार्टी होती थी हरियाणा के लिहाज से। हरियाणा में तो बीजेपी का यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल वो एक तो ना के बराबरी पार्टी जी। और कैसा दौर था जब दो तीन चार विधायक जो है ना बीजेपी के हरियाणा में हुआ करते थे, और इंडियन नेशनल लोकदल का राज हुआ करता था। और किस तरह से ओम प्रकाश चौटाला जी अपनी मन मर्जी के हिसाब से उनको बीजेपी के नेताओं को तवज्जो देते थे। नहीं, चौटाला से पहले तो देवीलाल के साथ
डॉक्टर मंगल सेन जी, जो है जी, वो अलायंस में हाँ। देवीलाल जी की पार्टी के जी। साथ अलायंस में डॉक्टर मंगल सेन जो है प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। मैं मनोहर लाल जी की बता रहा हूँ। तो जिस समय एक बार तो बताते हैं कि मनोहर लाल जी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलने के लिए इंतजार ही करते रहे कि चौटाला साहब ने समय नहीं दिया। एक दौर था, वो समय था। लेकिन फिर 2014 आया। 2014 में एक तरफ जहाँ पूरे देश में मोदी साहब की वेव थी, तो जय जयकार हो रही थी। मनोहर लाल खट्टर, जिनका पॉलिटिकल लोगों के अलावा जिनका आम पब्लिक को तो खट्टर साहब का नाम भी नहीं पता था, करनाल से चुनाव लड़ते हैं, पहली बार जीतते हैं और जीतते ही मुख्यमंत्री। 2019 में दोबारा से उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होता है, चुनाव और फिर दोबारा होता है, दोबारा जीतते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं और गठबंधन की सरकार चलाते हैं। गठबंधन की सरकार चलाना वाकई में बहुत बड़ा कुशल अनुभव आपको चाहिए, यानी कि आप मंजे हुए खिलाड़ी हो तो ही चला सकते हैं। और उसके बाद लोकसभा में एंट्री, और 2,32,000 से करनाल सीट से वो कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को चित करते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए, अपने ही चेले को, यानी कि नायब सैनी खुद कहते हैं भाई मेरे गुरु हैं, गुरु राजनीतिक गुरु हैं, उनको स्थापित किया। और कितना बढ़िया वो चला रहे हैं नायब सैनी जी सरकार को। हालांकि मैं आपको इस बात पर रोकना चाहूँगा, मनोहर लाल जी को जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया 6 महीने पहले, दूसरा जब इनका टेन्योर था, तो ये चर्चाएं थी कि भाई मनोहर लाल जी है वो जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है, पार्टी में भी मतलब उनके प्रति कुछ एक धड़ा है जो खुल के तो सामने नहीं है, लेकिन वो भी विरोध में खड़े हुआ था। एक पार्टी का ही एक धड़ा है और उनको असफल उनको ये लगा कि 24 में पार्टी नहीं आएगी, बीजेपी पार्टी हरियाणा में सरकार नहीं बना पाएगी तीसरी बार, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया भी गया। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो जिनको टिकट मिलती है वो वहाँ पे मनोहर लाल जी के वहाँ दिल्ली में माथा टेकने जा रहे हैं। जब टिकट लेनी है, टिकट से पहले की बात आप देख लो या टिकट के बाद देख लो या फिर जीत के बाद की बात देख लो, देखिए आज तो कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा विधायक है जो निर्वाचित हो गए मनोहर लाल जी से आशीर्वाद लेके नहीं आया। मनोहर लाल जी की फूंक से घास जलती है। आज तो इतने ताकतवर है। मैं लेकिन कैबिनेट में भी वो 6 नंबर के मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं वहाँ था कि उस समय चौटाला साहब फिर 2014 में और 2019 में फिर वो लोकसभा में एंटर करे। आप ये देखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अविवाहित रहा और उसने ऑर्गेनाइजेशन को भी बखूबी काम किया, फिर पार्टी को भी संभाला और उसके बाद मुख्यमंत्री हुए। और कितना मुश्किल समय था बीजेपी के लिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने अब तक तो 2014 से पहले जो राज देखा था ना, वो इंडियन नेशनल लोकदल का देखा था, बंसीलाल का देखा था, भजनलाल का देखा था, हुड्डा साहब का देखा था। और हमारे यहाँ जो आदतें हैं लोगों की, नौकरी और ट्रांसफ़र, सबसे बड़ा रोड़ा जो है ना, और अपने आदमी का ये है कि जब तक वो मुख्यमंत्री से, मंत्री से, एमएलए से खुला दरबार लगाकर जब आमने सामने बातचीत नहीं कर ले, जब तक उनका तसल्ली और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जैसा कुशल जो है एडमिनिस्ट्रेटर आया जिसने आड़े हाथ लिया। नहीं, आप देखो, जब उनको पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे 2014 में, तो उनको कहते इनको संघ का तो, सेवा का और संघ का तो इनको अनुभव है, लेकिन राजनीति का अनुभव नहीं है। देखो सही कह रहे थे, क्योंकि जब लोग उनसे मिलने आए तो उन्होंने अपने परिवार वालों को कहते भाई कोई काम हो तो मुझे जो है ना, किसी निजी काम के लिए मेरे पास मत आना, और कोई काम हो तो अपना काम अपने हिसाब से संभालना। और कोई भी आता तो पूछते हुए क्यों आया तू। रेस्ट हाउस में हम खुद उनकी कवरेज करने जाते थे जब वो रेस्ट हाउस में आते थे, और वो एक बाउंड्री सी बना दी जाती है और रस्सा बांध के, तो उनके भाई जो है, सगे भाई की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पे रास्ता क्रॉस करके जाने लगे तो पुलिस वाले उनको धक्के वक्के मारे और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री जी का भाई हूँ। बोला भाई होगा जी बेशक। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इधर रहो, सब लोग हमारे पास कोई ऐसे कोई से रिश्तेदार है नहीं, तो बोले सब आए जाएंगे, फिर हम अधिकारियों की मीटिंग कैसे लेंगे।
मुद्दों पे, समस्याओं पे हाँ, चर्चा देखो, कैसे करेंगे, तो उनके भाई को भी धक्के डिसिप्लिन लगते हमने देखे हैं। डिसिप्लिन कर दिया। और जैसे चौधरी बंसीलाल के राज में चौधरी बंसीलाल क्या करते, सड़का के मोड़ और मास्टरा की मरोड़, तो वैसे ही खट्टर साहब ने लोगा की मरोड़ खूब काटी। देखो 9.5 साल तक हरियाणा के रहे हैं, वो कुछ चीज़ों में बहुत सुधार भी हाँ, लेके किसी आए। ने जैसे आवाज उठाई एक, तो उनको चांद पे भेज दिया कि भाई खट्टर साहब के किसी ने अपनी समस्या उठाई तो बोले आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, यो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, इनको उठाओ भगाओ पुलिस वालों वैसे को मैं बोल आपको के। बताऊं ना, हम कंटेंट क्रिएटर हैं जैसे, तो हमारे लिए तो खट्टर साहब की कोई भी क्लिप जो है ना वायरल, पूरी आप खट्टर साहब की कोई भी क्लिप डाल दो, आपको पता है कुछ ना कुछ जरूर होना है, और लोग उसको फिर बड़े चाव से देखेंगे, क्योंकि खट्टर साहब कुछ उनकी ना। एक स्टेटमेंट है, मैं उस पे भी, आप आज जब चर्चा होगी हाँ। मनोहर लाल जी के बारे में, हाँ। तो उनकी एक स्टेटमेंट थी कि भाई हरियाणा के जो लोग हैं वो कंधों से ऊपर नहीं, कमजोर वो होते हैं। जाति विशेष के लिए उन्होंने कहा था, और कि भाई कंधे से ऊपर ये कमजोर है, कंधे से नीचे तो मजबूत है ये, लेकिन कंधे से ऊपर यानी कि ऊपर वो ये कहते हैं कमजोर है, दिमाग जो है से ना मतलब इनमें कम है। ये हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा बना है नहीं, ये। मुद्दा तो ठीक है, टेक्निकली ये बात गलत है। जिस जाति विशेष के बारे में उन्होंने कहा था, खेल में, पढ़ाई, IAS IPS में, हर चीज़ में तो रैंक लेके आ रहे हैं, पर खैर उनका पॉलिटिकल मीनिंग था, उनका वो मीनिंग नहीं था। और जो आपने कहा ना, इसके अलावा उन्होंने एक अपने वो ब्राह्मण नेता हैं, उनको भी गर्दन काट दूंगा वो गर्दन काट दूंगा, वो कितना। वो हिसार के डिस्ट्रिक्ट का कोई उसमें जब वो चले थे संवाद, वो आशीर्वाद यात्रा निकाली थी चुनाव से ठीक पहले, तो वो एक ब्राह्मण नेता थे, वो उनको चांदी का मुकुट पहनाने के लिए गए थे, तो वो जब कोई फ्रेम नहीं बन पाया इस फोटो के लिए, या और कोई भी कारण हो सकता है, या उनकी बात बीच में पूरी अधूरी बात रहेगी, और कुछ भी जो भी हुआ, वो एकदम से वो बोला कि फरसे से वो इतनी गर्दन काट दूंगा। वो भी बहुत वायरल, नवीन जैन ने तो उस मामले को बड़ा उठा दिया। और ये नवीन जैन ने जो मामला उठाया, उसके बाद अगर ब्राह्मणों का अपना अपमान हो गया और भाई गर्दन काटने के लिए आए हैं, उन्होंने खुद, नवीन जैन ने भी एक कैंपेन चला दिया था। और यही एक कारण भी हो सकता है कि जो 2019 में जो स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनी, ये भी एक कारण देखो उसके हो सकता है। ये तो कारण रहा ही होगा, लेकिन उसका 2019 में सरकार ना आने का कारण फुल 2016 में जो दंगे हुए थे, जाट समाज बहुत नाराज था बीजेपी से, क्योंकि समाज को कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो सरकार पावर में है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी है दंगों को कंट्रोल करना, और कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है, क्योंकि बहुत सारे FIR दर्ज हुई थी, बहुत सारे लड़के अरेस्ट भी हुए थे। तो इस तरह की स्थिति हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुई थी जब से हरियाणा बना है, और उसका तो इम्पैक्ट आना ही था। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए, बीजेपी कुड मैनेज टू विन, और फिर 10 जो है उन्होंने JJP के लेकर के, और सरकार बढ़िया चलाई है। इतने दंगे होने के बावजूद भी सेकंड टाइम सरकार बनाना, चाहे बेशक वो गठबंधन से बनी हो, और उस सारे से जो एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के प्रति बनी थी उस टाइम पे, जो 2016 की आप बात कर रहे हैं, उसको इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए सेकंड टाइम सरकार बनाई। और उसके बाद उस पूरे मामले को, हालांकि आज भी उस जो दंगे हुए थे, जो आंदोलन जो हुआ था, उसकी जो सरकार ने प्रकाश कमेटी की जो बनाई थी, और उसकी जो रिपोर्ट है वो आज तक ओपन नहीं हुई है, क्योंकि ओपन होते ही तो सरकार की जवाबदेही। आज भी उस आंदोलन को लेके, उस रिपोर्ट को लेके पक्ष विपक्ष कोई भी है, चाहे आम आदमी भी है, कॉमन मैन, वो उस बात को जब भी कोई बात सामने आती है ऐसी, तो वो प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट की बातें जी बिल्कुल। देखो विपक्षी जहाँ तक बात है, हालांकि हम खट्टर साहब पे फोकस है, एक लाइन में विपक्षी, जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष ने तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो तो लोग बीजेपी से परेशान इतने हो गए थे कि वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे। इतना अच्छा माहौल किसी पार्टी के पक्ष में, और उसके बावजूद भी वो सरकार ना बना पाए। तो खैर हम आते हैं, देखो हरियाणा में एक बात तो है, 2014 के बाद विपक्ष हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, ये सच्चाई है। नहीं, वो इंतजार करते रहे कि लोग दुखी होकर हमारे पास आ जाएंगे। अब लोग दुखी होकर उनके पास आए भी। अब उसके बाद राम जाने क्या हुआ,
क्यों नहीं हुआ? चलो जो भी है, लेकिन हम अभी वापस मनोहर लाल जी के नेतृत्व पे आते हैं, उनके संगठन की और सरकार चलाने का, और अब केंद्र में भी मंत्री है। तो अब जो बात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका नाम बहुत तेज़ी से चर्चाओं में है। यहाँ हरियाणा में तो ये हर तीसरे आदमी की जुबान पे है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मनोहर लाल जी बनने वाले जी। हैं। अगर मनोहर लाल जी बनते हैं तो ये देखिए हरियाणा में पहला ऐसा कोई पॉलिटिशियन होगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से, के जो अध्यक्ष कांग्रेस और बीजेपी में से। वो अलग बात है कि राष्ट्रीय पार्टियों में तो अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन ये तो वही क्षेत्रीय पार्टी, वो खुद की भाई और का लिखने वाला, ये तो क्षेत्रीय पार्टी है ये। हालांकि नेशनल पार्टियां भी है, देखो क्षेत्रीय पार्टियों का है वो नेशनल पार्टी का मिला नहीं हुआ है। देखो लेकिन वो उनका अपना आदमी की देखो रीजनल पार्टीज का अपना महत्व होता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो नेशनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस में कभी नहीं आएंगे, लेकिन रीजनल पार्टीज होती हैं तो रीजनल पार्टी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं खास करके कमेरे वर्ग के जो क्षेत्रीय पार्टियां ही उठाती हैं, और उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ताऊ देवीलाल कितने पॉपुलर हुए। आप ये देखो कि जैसे कांग्रेस पार्टी का जो गठन है वो 1885 में हुआ था, और तब से लेके अब तक 98 बार जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, 98 बार, 100 लगा लो। तो उनमें से जैसे आप ये जैसे जो बीजेपी ने पीछे आरोप भी लगाए थे और एक मुद्दा भी बनाया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो नेहरू गांधी फैमिली परिवार की है, और उसकी सच्चाई भी है, मैं आपको बता दूं। उसमें ये देखो महात्मा गांधी, नेहरू, चलो देश आजाद होने के बाद जेएल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद जो है सोनिया गांधी 2006 से लेके मेरे ख्याल में और 17 तक, नहीं 98 से लेके वो लगातार जो रहे। उसके बाद राहुल गांधी को मिली, राहुल गांधी का मूड बोर हो गया वो इस पोस्ट से, तो उन्होंने खड़गे साहब को दे दी। लेकिन एक्चुअल में चलती गांधी, गैर गांधी परिवार से भी बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ये लगाओ कि दुनिया में कांग्रेस पार्टी की एक अपनी इमेज होती थी, एक अपना रुतबा होता था कांग्रेस पार्टी का। और आज जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक पतन के उस पे कह सकते हैं, क्योंकि अब ये देखिए जो आज देश में अब बात करोगे तो गिने चुने स्टेट में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है। विपक्ष में आप बैठे हैं लोकसभा में, तो आप ये देखो कितनी सीटें आपके पास है। देखो सर, बड़ा सवाल ये है कि वो पार्टी जो है वो ख़त्म होने की कगार पे है या संकट में है, लेकिन उसको उभारने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। हरियाणा का एग्जाम्पल देखिए, कांग्रेस पार्टी आज तक भी, अक्टूबर में परिणाम आए थे, आज तक भी लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं बना पाई है, संगठन नहीं बना पाई। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जो है, कितने सारे नेता, बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए, जिला अध्यक्ष कोई नहीं बन पाए इतने लंबे समय से। मैं वही कह रहा हूँ ना, संगठन नहीं बना पाए। अब आप ये देखिए कि उनको कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई पार्टी कहाँ जाए, लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की जो मुद्दे कैसे उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि भाई एक नेता विशेष या जो धड़े हैं उनको सिर्फ अपनी पड़ी है कि भाई मैं ना बढ़िया टाइम गुजर गया, मेरे छोरे का टाइम बढ़िया गुजर जाए। बीजेपी जो है ना संगठन को लेकर बहुत ही अनुशासित पार्टी है और बहुत ऑर्गेनाइजर तरीके से जो है पार्टी को चलाते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी की सबसे जो काबिलियत वाली बात है, उनको देखिए आरएसएस में रहे, फिर उसके बाद बीजेपी का संगठन संभाला, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, आप पावर मिनिस्टर हैं। दिल्ली के चुनाव हुए तो बता रहे हैं कि मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर भी। दिल्ली चुनाव में उनको काफ़ी जिम्मेदारी दे रखी थी और स्थापित करने में बीजेपी, चुनाव संचालन का, और जो रणनीतिकारों में थे वो 18 साल बाद बीजेपी की वापसी करवाना। तो मनोहर लाल जी अगर देखो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इसका नए फायदा न केवल भारत में बीजेपी पार्टी को पूरे देश में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो हरियाणा को होने वाला है। आपको लगता है कि खट्टर साहब किसी का फायदा कर सकते हैं? भाई संगठन के तौर पे तो करेंगे ही। क्या करेंगे? देखो अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो भाजपा में जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आप मंडल स्तर से लेके, बूथ लेवल से लेके, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की बात करें तो उनकी ताकत बीजेपी के संगठन में है।
अब यहाँ रोहतक में कोई भी अगर पॉलिटिशियन आएगा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए या गृह मंत्री अमित शाह आए, तो यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है ना, वो सबसे पहले उनका जाके स्वागत करेगा। यूँ नहीं कि भाई कांग्रेस में तो क्या है कि जो जिला अध्यक्ष होगा वो सबसे पछपा होगा और जो दूसरे नेता वो आगे बुके लेकर पहुंचे जाएंगे। यहाँ तो कोणी मार्च होता है, जो कोणी मार का पहला तो भाजपा में संगठन के पदाधिकारियों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत वैल्यू होती है। तो जैसे अगर बाई चांस देखो, मैं आपको बताऊं, अगर मनोहर लाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो ये मानिए कि एक तो पूरे देश के जो भी मंत्री है, चाहे वो केंद्र में है, चाहे किसी स्टेट में है, चाहे जहाँ पे भी है, उन मंत्रियों के जो कार्यक्रम है वो हरियाणा में लेके आएंगे और यहाँ के लिए बड़े प्रोजेक्ट भी वो लेके आ सकते हैं। जी जी, आप इसका बेनिफिट ग्रांट भी दिलवाने में वो आगे से आगे करेंगे, क्योंकि संगठन के तौर पे। और हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे वो रोहतक जिले से हैं, बनियानी गांव है, रोहतक से संबंध रखते हैं, तो रोहतक में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो ले आए। देखिए, इसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि देखो हरियाणा के मानस की जो है ना, दो ये डिमांड है भाई, नौकरी और ट्रांसफ़र और दोनों चीज़ों के खिलाफ खट्टर साहब रहे हैं। वो ऑनलाइन बिना पर्ची बिना खर्ची ऑनलाइन सिस्टम देना है अपने मनोहर लाल खट्टर जी की। ट्रांसपेरेंसी कितनी सारी लेके आए, बिना खर्ची बिना पर्ची वाला सिस्टम लेके आए। लेकिन इसमें देखो, ये बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नारा तो लगता है, लेकिन इसमें अभी तक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई पर्ची जो है ना वो अब बड़ी होगी है, छोटी पर्ची से बड़ी पर्ची होगी, ऐसी भी बातें सामने आती है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि सब कुछ ही तो आपके लिए पर्ची नहीं, अब तो पर्चा हो गया है। अब बड़ा पर्चा आपको करना पड़ता, पर्ची पुर्ची ने कोई नहीं पूछता। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में जो नाम चले हुए हैं अभी, तो मेरे पास है, तो जैसे ये मध्य प्रदेश से है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में है। उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान का नाम जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में है। कर्नाटक से BL संतोष जो आजकल संगठन मंत्री है राष्ट्रीय है, उनका नाम है। महाराष्ट्र से जो है विनोद तावड़े का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में है। और हरियाणा से मनोहर लाल जी का नाम है। और अगर युवाओं की बात करें तो युवा चेहरा अगर लेके आना है तो हिमाचल प्रदेश के जो अनुराग ठाकुर का नाम भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। एक दो महिलाओं का भी नाम है, वो उधर साउथ से और उधर से। तो अगर जैसे नॉर्थ इंडिया में जैसे हम लेके आते हैं, हरियाणा से अगर बात करेंगे, अगर मनोहर लाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो ये पहला अवसर होगा कि हरियाणा से कोई नेशनल पार्टी से कोई अध्यक्ष बना है। जी, इसके अलावा देखिए, मुझे तो वो याद है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके नड्डा साहब रोहतक आए थे, और जब मनोहर लाल जी उसमें मुख्यमंत्री होते थे, तो जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से नड्डा साहब मिले तो पैर छू करके आशीर्वाद लिया, पैर छू के आशीर्वाद। और इसको उन्होंने बताया कि बाकायदा जब जो RSS है उस काडर में मनोहर लाल जी सीनियर हैं, इनके JP नड्डा जी से सीनियर है, वो ओहदे में, तो RSS में। तो उस लहजे से उससे उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। तो कुछ परंपराएं तो देखो BJP की या RSS की जो है ना, वो वाकई में बहुत ही संस्कार के मामले में और लेकिन क्या है ना, अभिवादन के मामले में, पॉलिटिक्स में और संगठन में थोड़ा सा जो भी है वो पोलाइट और लचीला जो व्यक्ति होता है उसी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब मनोहर लाल जी इतने जैसे जो अपने काम के प्रति पक्के हैं, समर्पित है, तो वो जिद्दी भी उतने ही है। तो अब वो तालमेल कैसे बना पाएंगे? ऐसे तो अभी देखिए 2 बार अमित शाह रह चुके हैं। अब अमित शाह भी तो आप ये देखिए ना कि वो भी तो ही इज़ नॉन फॉर हिज डिटर्मिनेशन, फोकस्ड, और मतलब वो भी छड़ी से काम लेते हैं। लेकिन जैसे आज के टाइम में जो बात जैसे अभी आती है कि भाई पार्टी को जो बड़े लेवल पे जो चला रहे हैं, जो एक बागडोर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। अगर जैसे मनोहर लाल जी भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो
तीसरी एक ताकत के तौर पे हम कह सकते हैं पार्टी में उनका स्थान होगा, तो वो किसी के चलाने से नहीं चलेंगे, वो खुद अपने तरीके से चलने वाले देखिए व्यक्ति सर, है। देखो सर, जिनके पास इतना लंबा चौड़ा अनुभव हो, जिनके पास पॉलिटिकल अनुभव भी हो, और जिन्होंने जिस चीज़ में हाथ डाला उसी चीज़ में कामयाबी पाई हो, आज तक मनोहर लाल जी ने ना तो कोई चुनाव हारा है, आज तक जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाया है, चाहे कितना मुश्किल समय आ गया हो। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी आज बहुत देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, ये वक्फ बोर्ड वाला, ये आप देखिए कि आप ये देखिए इंडिया में मुस्लिम समाज जो है 30 करोड़ से ऊपर है। अब ये जो मैसेज जा रहा है कि इट इज़ एंटी मुस्लिम, तो ऐसे में बीजेपी को हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे कठिन समय में उनको एक अच्छा काबिल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो कि सबको बांध सके, हिंदुत्व पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ा सके, और जो माइनॉरिटीज़ के अंदर असंतोष आ गया है। अगर आपने सुना हो तो हरसिमरत कौर बादल का जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच थी, और जो पंजाब से कि हम माइनॉरिटीज़ को आप किस तरीके से, क्योंकि जो आप वक्फ बिल अखिलेश यादव ने भी कुछ हाँ, ऐसे कटाक्ष किए हैं जी संसद में, और जी इकरा हसन ने भी कहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे समय में बीजेपी के लिए चैलेंज बढ़ जाता है। तो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष, जो भी जिसको भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, वो मुझे लगता है मनोहर लाल खट्टर उस मामले में फिट बैठते हैं। देखो, लाग लपट तो कोई भी तो नहीं है, उनका जो पैतृक निवास है ना बनियानी के अंदर, वो भी दान कर दिया, भाई इस पे लाइब्रेरी बना दो। वो गांव को पंचायत को सुपुर्द कर दिया कि हाँ, तो लाइब्रेरी चला सकते जी, लाइब्रेरी चलाइए। और आप ये बताइए कि उनके जो परिवार शादीशुदा वो है नहीं, इसके अलावा जो और कोई इनके नाते रिश्तेदारी है, एक तरह से उन्होंने लगभग ना के बराबर उनका रिश्ता है। उन्होंने सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उनको कुर्सी से भी मोह नहीं है। हाँ, अभी देखिए कि चलो एक बार दुख नहीं तो एक बार कोई मुख्यमंत्री रह जाए और उससे अगर कुर्सी छीन ली जाए, वो कई दिन तक तो उसको नींद ना आए। नहीं, लेकिन आज भी उनका पूरी पकड़, हरियाणा भी पूरी पकड़ आज भी है। आज भी पूरी हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी या इवन नायब सैनी जी भी जो है ना, उनके कोऑर्डिनेशन में है, उनके अगेंस्ट जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तो और वो खुद केंद्र मंत्री हैं। भाजपा में तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं ना, वो बहुत बड़े लोग रहे हैं, जैसे मुरली मनोहर जोशी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, आडवाणी साहब है, आप ये देखिए दो बार राजनाथ अमित शाह रहे हैं, अमित शाह रहे, उससे पहले नितिन गडकरी साहब रहे, बंडारू लक्ष्मण रहे। मतलब देखो, तो लीगेसी तो देखो। और लास्ट में आप जेपी नड्डा जी। हाँ, अब नड्डा साहब तो सर्विंग है। तो हरियाणा को देखो, बात ये होप तो है, नहीं, हरियाणा के हर बंदे को ये होप है कि मनोहर लाल जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और वो संगठन के लिए भी काम करे, हरियाणा के विकास के लिए भी काम करे। और लगता है कि वो अगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिलती है, तो ये जो आज असंतोष की भावना जो आपने बताई है माइनॉरिटी में जो अल्पसंख्यक समाज है, तो उसको भी ये साधने में कामयाब हो जाए। वैसे एक हरियाणा का जो अपने गांव वाले की नेचर है ना, वो ये मानते हैं कि भाई हमारा कोई भी बंदा है दिल्ली में स्थापित है, तो आते जाते हुए कोठी में बढ़ जावा, कोई काम नहीं भाई साहब, राम राम करना आगे। अब खट्टर साहब को थोड़ा सा ये इसमें और बदलाव लेकर आना चाहिए कि आम आदमी भी, गांव वाला भी उनसे घबराए ना, थोड़ा सा उनको अगर वो करें कि भाई आते जाते मिलने में जी राम राम। संगठन का काम तो मिलने जुलने का ही है, ताऊ खट्टर राम राम। सरकार चलाना अलग चीज है, संगठन तो लोगों से ही चलता है। देखो, नायब सैनी जी ने कितना बदलाव किया है। वो रात को भी 10-10, 11-11, 12 बजे तक लोगों से मिलते हैं। कोई भी आता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि हम मुख्यमंत्री निवास पर गए, नायब सैनी जी ने रात को इवन 11-12 बजे भी हमसे मुलाकात की है, किसी को भी बिना मिले और सहज भाव से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि नायब सैनी जी ने, अगर ये बीजेपी ने भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको लगा होगा कि अब ज़रूरत है हम एक ऐसा मुख्यमंत्री दे जिसको लोग अपनापन समझे। काम तो किसके होने हैं, किसके नहीं होने एक अलग बात है, लेकिन बदलाव तो है। देखो, मनोहर लाल जी जब यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो भारत एक, भारतीय एक का नारा भी तो वन नेशन वन इलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और खट्टर साहब देखो, हमारी तो शुभकामनाएं ही हैं,
भाई वो भी हरियाणवी है, हम भी हरियाणवी हैं, और ये चैनल भी हरियाणवी है। और बात भी हरियाणा टॉक्स पे चल रही है। और हम हमारा तो लोगो भी है एम्पावरिंग वॉइसेस, तो भाई खट्टर साहब को जो है, और हम तो हमारी तो उनको पहले से ही शुभकामनाएं है कि वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो हमें तो भाई अच्छा ही लगेगा। हो सकता है हमें भी कोई इंटरव्यू मिल जाए खट्टर साहब से। हालांकि हमने जितने भी बीजेपी में बड़े से बड़े है ना, सबसे पूछ लिया एक खट्टर साहब का इंटरव्यू करा दो, कोई न भाई खट्टर साहब मारे को ने मारी ना मानना है, उन्हें हमारी पहुंच में नहीं है वो। लोगों हमारी पहुंच में नहीं है, लोगों वो पेंसिल लेकर बैठे हैं और उनको जो समझ में आए वो ही करें। बाकी चलो खैर, कभी अच्छे बड़े से बड़े जो नेता है ना यहाँ पे जिनका खौफ है, टोरा है, वहां जाकर उनकी बोलती बंद हो जाती हाँ है। टोरा, जिनका टोरा है। हाँ। खैर ओपी जी, इस बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।